हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी मीडियम का क्लास 38 पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी मीडियम का क्लास है और क्लास 38। यहाँ पे क्लास कर लेते हैं क्लास 38। ओके, तो चलिए हेडिंग देते हैं। हेडिंग क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in electric field तो ये हमारा हेडिंग है। हेडिंग क्या है, एक बार पुनः पढ़ लें कि विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब सवाल ये है कि सर ये स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो आप 11th में बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा क्या है। तो हमने बताया है कि किसी पिंड के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो पिंड के पास ऊर्जा आता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और पिंड में गति के कारण जो ऊर्जा आता है उसको पिंड का गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि सर ये स्थितिज ऊर्जा है क्या। तो हमने बोला कि किसी भी ऊर्जा का माप कार्य से होता है। अब याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास दो पिंड है, इफ वी हैव टू बॉडीज, अगर हमारे पास दो पिंड है और हमने बोला कि रेड का ऊर्जा अधिक है और ब्लैक का ऊर्जा कम है, तो ये बताइए ऊर्जा तो दिखाई देने वाला कोई वस्तु है नहीं, ठीक है, कि हमको दिखाई दे कि इसका ऊर्जा ज्यादा है इसका ऊर्जा कम है। ऊर्जा का डिसीजन कैसे करते हैं? तो हम क्या करेंगे, इस रेड वाले और इस ब्लैक वाले दोनों पिंड से वर्क डन करवाएंगे, काम करवाएंगे। क्लियर? हमने बोला कि सर ये एक आदमी है ये दूसरा आदमी, दोनों को बोल दिए कि भाई आप लोग काम कीजिए और देखेंगे कि कम समय में बहुत अच्छा वर्क डन किसका है। तो जो कम समय में काम कर दिया इसका एनर्जी ज्यादा, जो ज्यादा समय में काम किया इसका एनर्जी कम। तो कभी भी ऊर्जा का माप जो होता है, ठीक है, वो कार्य से किया जाता है। ओके, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। अब आते हैं कि सर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है और किस प्रकार से इसको समझेंगे। तो एक उदाहरण देते हैं। हमने 11th में पढ़ा था कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग पर 10 न्यूटन का बल लगा के इसको खींच दिया, मतलब इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है कि स्प्रिंग पर से अपना बल हटाना है। जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं वो स्प्रिंग सिकुड़ जाता है। तो अब बताइए स्प्रिंग तो निर्जीव है, तो आपने जब खींचा तो वह सिकुड़ कैसे गया? उसके पास इतना ऊर्जा कहाँ से आ गया कि वह कार्य कर सके? कार्य मतलब बल लगा के विस्थापन कर दिया, स्प्रिंग यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब स्प्रिंग ने कार्य कर दिया। और कार्य कोई कब कर सकता है? जब उसके पास ऊर्जा। क्लियर है? तो हमने बोला कि 10 न्यूटन का बल लगा के इसको हम विस्थापित करके यहाँ लेके चले आए। ओके, हमने 10 न्यूटन का बल लगा के 1 मीटर विस्थापित कर दिया और जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा के स्प्रिंग सिकुड़ गया। तो हमने बोला कि स्प्रिंग के पास ऊर्जा आ गया, स्थितिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि आपने उसके स्थिति में परिवर्तन किया है। कितना ऊर्जा आएगा? तो जितना आप काम कीजिएगा वही इसका ऊर्जा बन जाएगा। तो हमने बोला कि अगर हमने
10 न्यूटन का बल लगाया और स्प्रिंग को 1 मीटर विस्थापित किए, इसका मतलब हम कितना काम कर दिए स्प्रिंग पर 10 जूल। अगर इसको 1 मीटर खींच दिए 10 न्यूटन का बल लगा के तो हमने कितना काम कर दिया 10 जूल। अब यही 10 जूल इस स्प्रिंग का ऊर्जा हो गया और इतना ही ऊर्जा से वो क्या करता है अपने आप को वापस अपने प्रारंभिक स्थिति में ला देता है। क्लियर है। अब स्प्रिंग क्या करेगा इतना ही बल लगा के सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बल है और जो स्प्रिंग बल लगाएगा वो भी इतना ही लगाएगा, लेकिन उसको किस में लिख देंगे माइनस में। कारण क्या है कि वो आपके बल का विरोध करता है, वो आपके कार्य का विरोध करता है, इसीलिए उसमें क्या लेके आते हैं माइनस। तो अब बताइए कि स्प्रिंग को हम खींचे फिर सिकुड़ गया तो आपका वर्क डन कितना हो गया 0। तो आपने प्लस में 10 किया माइनस, प्लस माइनस 10 वर्क डन 0। क्लियर है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का माप कैसे किया जाता है, तो कार्य से किया जाता है, वर्क डन से किया जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र में देखिए इधर कोई डाइपोल रखना है और विद्युत द्विध्रुव रखना है और उसको 0 से 90, 180, 270 जितना पे घुमाना है घुमा लीजिए और आपको ये बताना है कि उसके पास ऊर्जा कितना होगा। तो ध्यान देंगे हमारे पास एक डायग्राम होगा, इस डायग्राम में हमने क्या बनाया, हमने ये P को दर्शाया कि P का डायरेक्शन है। P का डायरेक्शन का अर्थ क्या हो गया कि जो डाइपोल है ये इसी अक्ष की ओर रखा गया है, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव को हम कितना कोण से घुमा दिए 90 डिग्री से। देखिए एक यहाँ मान लें एक यहाँ मान लें, तो हमने बोला कि E प्लस क्यू हो गया I माइनस क्यू हो गया और यहाँ थीटा कितना हो गया जी 90 डिग्री। क्लियर है। तो आपका कार्य क्या होगा, तो आप पहले हेडिंग दीजिए, हेडिंग देने के पश्चात कुछ लैंग्वेज हम लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम को बनाना है। क्लियर है। ये क्या है जी, तो आप बोलेंगे सर ये सब विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है। तो हेडिंग दे देंगे और हेडिंग देके कुछ लैंग्वेज से पहले लिखना पड़ेगा। माना कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में चलिए जो एक बार लिखा गया उसको समझ लेंगे। हमने क्या बोला कि माना कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तथा P और E एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं, एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। अब ये डायग्राम में ये विद्युत बल रेखा हो गया जिसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसका तीव्रता कितना है E, और विद्युत द्विध्रुव 0 पर था, इसको 90 पे ला दिए और 90 से अब हम क्या करेंगे, इसको जितना घुमाना है घुमाएंगे। तो देखिए हम क्या लिए हैं कि थीटा 1 = 90 डिग्री से थीटा कोण तक घूर्णन कराने में संपादित कार्य। अब सवाल ये है कि सर 0 डिग्री पे क्यों नहीं लिए हैं, 90 पे क्यों लिए हैं, और ये E का डायरेक्शन हो गया ये P का, और दोनों के बीच कोण कितना बना है 90 डिग्री। ठीक है, थीटा कोण बनाते हैं, थीटा का वैल्यू कितना लेना है 90। अतः बल आघूर्ण के कारण विद्युत द्विध्रुव घूर्णन करता है। तो सब कोई जानता है कि बिना बल आघूर्ण का ये घूर्णन करेगा नहीं। अतः विद्युत द्विध्रुव को थीटा = 90 डिग्री से थीटा = थीटा कोण तक घूर्णन कराने में संपादित करे। अब आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि सर 0 से क्यों नहीं लेके चले हैं।
आप 90 से क्यों घुमाना शुरू किए हैं? तो ये बताइए, आपको समझा चुके हैं कि 0 डिग्री पे कोई कार्य होता है जी। एक उदाहरण लेते हैं, हमने बोला था कि 0 डिग्री पे तो ये घूर्णन करता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे बताया गया था कि कोई फैन चालू कर लीजिए, स्टैंड फैन, और उसका हवा आप क्यों रहना चाहिए, और उसके सामने किसी कॉपी को ऐसे रखिए तो घूमना शुरू करेगा? ऐसे घूमना खुद से शुरू हो जाएगा? नहीं। कैसे रखेंगे तो घूर्णन करेगा जी? तो आपने बोला कि सर 90 डिग्री पे, क्योंकि हवा आएगा और इधर से टक्कर करेगा, तो टक्कर करने के पश्चात ये घूर्णन करना शुरू करता है। और याद रखिए कि बल आघूर्ण महत्तम कहाँ पढ़े थे, मतलब ये विद्युत द्विध्रुव कब घूर्णन करना शुरू करेगा? तो जब ये लंबवत हो तब, क्योंकि 0 डिग्री पर तो ये घूमता ही नहीं है। क्लियर है? ये कब घूमेगा? तो सर ये 90 डिग्री पे रखने पे घूर्णन शुरू करता है। और यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव अपने क्या होता है? महत्तम होता है। ओके, तो इसीलिए हमने 90 डिग्री पर रखा है। अब कोई बोले कि सर 90 से 180 ले गए, 270 ले गए, 360 ले गए, कितना ले गए? तो जितना आपको ले जाने में काम करना पड़ेगा वही उसका ऊर्जा होगा। क्लियर है? आपको बता चुके हैं कि जितना वर्क डन किया जाएगा, जितना कार्य होगा, वही उस डाइपोल का संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है? क्योंकि स्थिति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा आता है, उसको स्थितिज ऊर्जा। तो आप समझ चुके होंगे कि सर 90 डिग्री से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री पे बल आघूर्ण क्या होता है? महत्तम, मतलब यहाँ से घूमना शुरू कर देगा, और जब तक घूमेगा नहीं तब तक इसके पास क्या नहीं आएगा? स्थितिज ऊर्जा आएगा नहीं। तो आपका काम क्या होगा कि अगर ये हेडिंग, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, उसके बाद ये लैंग्वेज लिखेंगे, पूरा लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बाद ये डायग्राम बनाएंगे, और इसके पश्चात आगे कुछ कैलकुलेशन है जिसको हम आगे करेंगे। ओके, तो आप पहले हेडिंग दें, लैंग्वेज लिखें, इसके बाद डायग्राम बनाएं। ओके, चलिए हो गया। अब ये सारा हटा रहे हैं, और कुछ कैलकुलेशन है उसको याद रखना होगा। ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं पहले। अब ये बताइए कि कहां से कहां तक हमको घुमाना है? तो 90 से थीटा तक। तो क्या बताए हैं जी? कार्य बराबर क्या लिए थे? तो सर टाउ इनटू थीटा, यही था ना? याद कीजिए, पिछले वाले वीडियो में ये बताया गया है कि कार्य क्या होता है? तो बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन का गुणनफल। क्योंकि ये घूम रहा है एक ही जगह पर, मतलब विद्युत क्षेत्र में ये चारों तरफ घूम रहा है, तो हमने बोला कि पहले छोटा काम करते हैं, पहले छोटा कोण से विस्थापन करेंगे। तो जब विस्थापन छोटा तो कार्य भी छोटा हो गया, और जब पूरा वर्गडन करना होता है तो इसको समाकलन करेंगे। तो ये समाकलन हो गया टाउ इनटू डी थीटा। अब कहां से कहां तक? तो θ1 से θ2। तो θ1 हो गया नीचे और θ2 हो गया ऊपर। जिसका इच्छा होगा कि सर 90 से θ लिख देंगे तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताया जाए कि टाउ का वैल्यू कितना पढ़े थे? सर p sin θ इनटू डी थीटा। कहां से कहां तक? तो आपने बोला कि सर ये 90 डिग्री है और θ2 का वैल्यू कितना है? θ है। ओके, फिर हमने बोला कि ये काम कीजिए, इसमें से p को बाहर निकालिए, तो अंदर क्या बच जाएगा? sin θ इनटू डी थीटा। कहां से कहां तक? तो 90 डिग्री से θ तक, मतलब 90 से 180, 270, 360, जहां तक लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन चलेंगे कहां से? 90 से, क्योंकि 90 पे क्या होता है? महत्तम बल आघूर्ण। ठीक है, सबसे अधिक घूर्णन करता है। ठीक है, 0 पे भी एनर्जी रहेगा, 0 पे भी एनर्जी रहेगा, लेकिन वो क्या होगा? मिनिमम होगा। इसको हटा दिया जाए। अब यहाँ से तो कैलकुलेशन आप जानते हैं, साइन का कितना होता है जी? समाकलन। तो आपने बोला सर डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू, और उधर क्या है? पी ई, और साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक? सर 90 डिग्री से थीटा तक। इसमें माइनस को बाहर निकाल दिए, अभी जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया था। अंदर क्या बचा? कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक? तो 90 डिग्री से थीटा तक। अब क्या करेंगे जी? W बराबर माइनस पी ई। तो एक बार क्या पढ़े हैं कि सर एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट।
तो यहाँ पे हो गया cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री। ओके, अब माइनस को अंदर भेजिए तो ये कितना हो जाएगा PE। देखिए जी, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब cos 90 डिग्री पहले आ जाएगा और cos थीटा पीछे चला जाएगा। अब ये बताइए cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0, तो PE ये हो गया 0 माइनस cos थीटा। तो वर्गडन कितना मिला जी, वर्गडन कितना हो गया, तो सर माइनस P cos थीटा, माइनस P cos थीटा। ये समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है? तो अब बताइए कि 90 डिग्री से चलना शुरू किया और इस स्थिति में इसका कार्य कितना आ गया, तो माइनस P cos थीटा। और हम जो पढ़ चुके हैं कि जो कार्य होता है वही पिंड का स्थितिज ऊर्जा होता है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए, इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया बालक, हटाया जाए, यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य, घूर्णन कराने में संपादित कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या लिखे हैं कि विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब ये जो आपने कार्य निकाला है ये ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो अब बताइए कि आपने बोला कि जो कार्य होगा यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैसे लिखते हैं जी, तो आपने बोला कि स्थितिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में PE पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और इसका नोटेशन जो होता है U होता है। आई किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। कार्य कितना है, माइनस PE cos थीटा। हो गया, ये तो देख लिया ना जी, स्थितिज ऊर्जा U बराबर W बराबर माइनस P cos थीटा, इसको समीकरण 2 देते हैं। अब बताइए, अगर 10th में आप सदिश पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि सर हमने पढ़ा था कि E डॉट B बराबर कितना, AB cos थीटा। तो अब देखिए स्थिति वही है कि नहीं, ये AB cos थीटा की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको E डॉट B के रूप में बदला जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, इस सदिश के रूप में, सदिश के रूप में, सर सदिश के रूप में कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना, माइनस PE cos थीटा, और सदिश के रूप में कैसे, सदिश के रूप में लिखना है ना जी, तो सदिश के रूप में कितना होगा, माइनस P डॉट E। देखिए तो
ए बी कॉस थीटा किसमें बदल गया, पी डॉट ई में। इसको समीकरण कितना दे दिया जाए, इसको समीकरण 3 दे दिया जाए। अब दोनों को मिला के लिखना हो तो, दोनों को एक साथ मिला के लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं जी, तो आपने बोला कि सर समीकरण कितना से 2 तथा 3 से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पी कॉस थीटा और सदिश के रूप में P डॉट ई। अब सवाल ये है, इसको समीकरण 4, सवाल ये है सर ये माइनस क्यों आया है और माइनस क्या बतलाता है। तो याद कीजिए हमने क्या बताया था कि जो आप वर्क डन करते हैं प्लस और जो इस सिस्टम काम करता है, जैसे स्प्रिंग खींच लिया तो स्प्रिंग आपका विरोध में काम कर लिया ना जी, तो उसके पास ऊर्जा है तब काम किया, तो आपका विरोध में काम करेगा, आपके अपोजिट में वर्क डन करेगा, इसलिए माइनस आता है। तो ये ऊर्जा किसका है, आपका नहीं है, ठीक है, ये डाइपोल का विद्युत द्विध्रुव का ऊर्जा है। तो सर ये ऊर्जा कैसे आएगा, तो क्षेत्र मानिए कि 90 से, देखिए क्षेत्र मानिए कि 90 से 180 ले गया, मतलब यहाँ से यहाँ ले गया, ठीक है, ये क्षेत्र लेके चला गया, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण, तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब 90 से 180 तक आने में या थीटा तक आने में जितना काम किया गया है वही इसका ऊर्जा हो जाएगा। तो इसका आंतरिक ऊर्जा है और जब भी काम करेगा तो इस विरोध में काम करेगा, ठीक है, आपके विरोध में काम करेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ओके, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम का एनर्जी होता है, डाइपोल का एनर्जी होता है। तो आप यहाँ से कहाँ से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखें, इसके पश्चात आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, हो गया बालक, हटा दिया जाए। तो हमने क्या देखा जी कि सर जितना हम विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य करेंगे वही कार्य उस विद्युत द्विध्रुव का क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। ओके, तो इसके नीचे कुछ लैंग्वेज है, चलिए अब इसका कुछ लैंग्वेज है जी, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इसको भी हटा दे रहे हैं, ऊपर वाला भी हटा दे रहे हैं। लैंग्वेज क्या होगा इसका, लिखेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ध्यान देंगे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिख लेंगे, समीकरण 4 विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है। समीकरण 4 विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का आवश्यक व्यंजक है। यहाँ पर लिख लेंगे, इसको लिखकर समाप्त करेंगे। अब इसके बाद कुछ नोट आपको बताना है, ठीक है, ये नोट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लिख लिए, हटा दिया जाए। अब ये नोट क्या है थोड़ा समझ लेंगे। नोट फर्स्ट,
हमने बोला इसमें पोटेंशियल एनर्जी रखिए, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, देखिए इसमें स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्या जी, तो घूर्णन के दौरान हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये दोनों में अंतर है कि पोटेंशियल एनर्जी और नेट पोटेंशियल एनर्जी दोनों में अंतर है। ये जो घूर्णन के दौरान कार्य है इसको वर्क डन भी कह सकते हैं और W से आप सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए पहला स्थिति क्या था, तो आपने बोला कि सर यदि विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव ये दोनों एक ही दिशा में हो तब स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो ध्यान देंगे स्थितिज ऊर्जा समझते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या निकला है, तो आपने बोला कि सर W बराबर माइनस पी कॉस थीटा, यही ना निकला है जी, माइनस पी कॉस थीटा। तो ये बताइए कि वो 0 डिग्री पे चलना शुरू करे, मान लीजिए वो 0 डिग्री पे चलना शुरू करे, ओके। या आप ये भी फॉर्मूला याद रखिए कि हम लोग निकाले थे कि W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, यही था ना जी। सर 0 से चलना शुरू करेगा तो कार्य का एक सूत्र था, और जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है, ठीक है। तो आपने बोला कि मान लिए कि वो कितना चला जी, तो हमने बोला कि वो 0 डिग्री पर है, वो चला ही नहीं है, मतलब एक ही एंगल लेना है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे चलना होगा, वो चला ही नहीं, अभी 0 डिग्री पर है तो यही ना होगा, दूसरा थीटा वाला तो नहीं लेंगे। या अगर इस दृष्टिकोण से बात कीजिएगा तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा PE माइनस PE कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कितना हो गया माइनस PE। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी, ध्यान दीजिए जी, किसी भी डाइपोल का ये U होगा बाबू, W नहीं, U और U, सर किसी भी विद्युत द्विध्रुव का सबसे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, माइनस पी। क्यों, क्योंकि कब का है, तो 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पर अगर विद्युत द्विध्रुव रहे और उस समय पूछा जाए कि स्थितिज ऊर्जा कितना है तो बोलेंगे माइनस पी, ठीक है। तो हर स्थिति में उसके पास कम से कम कितना स्थितिज ऊर्जा रहेगा, तो माइनस पी, ओके। यही आपको बतलाना था। तो हमने बोला यहाँ पर E और P दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, स्थितिज ऊर्जा P, हर स्थिति में इतना एनर्जी रहेगा ही रहेगा। अब ये बताइए कि वर्क डन कितना है, अभी पढ़ा चुके हैं वर्क डन इसके पहले कि सर 0 डिग्री पे तो कोई काम ही नहीं होता है, जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। और आप बोले हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, बिल्कुल सही। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, तो हमने बोला कि 0 डिग्री। तो इस स्थिति में तो कार्य क्या होता है, होता ही नहीं है, कार्य शून्य हो गया। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया आपका, P हो गया। अब इस सर क्या लिखे थे ये बताइए, तो हमने बोला कि मान लीजिए कि मेरे पास 100 जूल का एनर्जी है, हम पूरा खाना वाना खा लिए हैं, भोजन कर लिए हैं, ठीक है, और हमारे पास एनर्जी कितना है, 100 जूल है, और हम कोई काम ही ना करें तो हमारा एनर्जी तो हमारे ही पास रहेगा। तो वही चीज है कि इस निकाय के पास इतना ऊर्जा है, एक कोई काम नहीं किया, ये 0 डिग्री पे ही रह गया, तो कोई नहीं काम करेगा, मतलब कार्य 0। तो जब कार्य 0 तो इसके पास कुल नेट मतलब अंतिम होता है, तो इसके पास अंतिम में स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो जितना पहले था, क्योंकि कार्य तो किया नहीं है, तो कितना बच गया, माइनस पी, ओके। चलिए पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा में कि सर मानिए कि ये E हो गया विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, और डाइपोल E हो गया P, और E और P एक दूसरे पे परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री हो,
तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितना होगा -p। बता चुके हैं कि हर स्थिति में ये न्यूनतम रहेगा। अब बताइए कि डाइपोल को 0 से 90 तक घुमाने में काम कितना करना पड़ता है। तो आपने पढ़ा था कि सर 90 डिग्री तक घुमाने में हमको +p काम करना पड़ता है। तो आपके पास कितना परिणामी एनर्जी बचा जी 0। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 100 जूल का एनर्जी है और कोई बोला कि बाबू ये काम कर दो, हम वो काम कर दिए तो 100 का 100 जूल एनर्जी खर्च हो गया, जितना था सब खर्च हो गया। तो जितना था सब खर्च हो गया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। क्लियर है, क्योंकि 0 से 90 तक ले जाने में कितना काम करना पड़ता है +e, और यहाँ पर क्या है स्थितिज ऊर्जा कितना है -p। तो माइनस प्लस क्या हो गया 0, एक दूसरे को काट लिया, कैंसिल कर दिया। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अंतिम स्थितिज ऊर्जा या परिणामी स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब आइए तीसरा केस। तीसरा कितना पे ले लें, तो सर ई हो गया, ई पी हो गया, ये दोनों का यहाँ पर थीटा कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे स्थितिज ऊर्जा तो वही रहेगा, P रहेगा। ठीक है, अब बताइए 0 से 90 180 पे काम कितना आया था, वर्क डन कितना आया था, तो 2p। अब बताइए कि 2p है तो 2p में से 1p घटेगा तो कितना बचेगा, तो आपने बोला सर 1p बचेगा। अब इसको समझेंगे कैसे, तो हमने बोला कि मान लिए कि कोई पिंड के पास 100 जूल की एनर्जी, हमारे पास 100 जूल की एनर्जी है, और हमसे कहा गया कि आप वर्क डन कीजिए दुगना। तो दुगना हम कहाँ से कर पाएंगे जी, नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि ये काम कीजिए, हम 100 का काम कर देते हैं, मतलब जितना है उतना काम कर देते हैं, और हम एनर्जी लेंगे तभी उतना काम कर पाएंगे। तो देखिए अगर काम दुगना है तो दुगना में से आप अपना कर दिए तो इतना एनर्जी अभी बच जाता है। तो हम तो समझाने के लिए आदमी पे एग्जांपल लिए थे, ये डाइपोल के साथ होता है, सिस्टम के साथ होता है कि सिस्टम पे जितना वर्क डन कीजिएगा वो उसका एनर्जी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि 2p में से 1p घटेगा तो कितना बचेगा 1p। तो हमारे पास मतलब डाइपोल के पास 100 जूल का एनर्जी था, कोई क्या किया कि 200 जूल काम कर दिया। ठीक है, 100 जूल पहले से था, हम क्या किए कि इस पे 200 जूल काम कर दिए। ठीक है, वर्क डन कर दिए। तो 200 जूल में 100 पहले से था, ठीक है, और 200 जूल हम काम कर दिए। तो 200 जूल और 100 जूल कितना हुआ 300 जूल। तो अब बताइए कि 200 जूल हम काम किए हैं, इसके पास 300 जूल है, मतलब इसके पास कितना अधिक है 100 जूल अधिक है। तो E प्लस P हो गया। क्यों, क्योंकि पहले से इसके पास 100 जूल था, ठीक है, और हमने 200 जूल इसको बढ़ा के और काम कर दिया। तो 200 जूल मेरा, 100 जूल इसका, 300 जूल। तो 300 में से 200 हमको काम में लगा देना है, क्योंकि जितना खींचे हम उतना ही अपने को सिकुड़ाएगा ना जी। तो 200 जूल हम काम किए तो ये भी 200 जूल काम किया। तो 300 में 200 जूल काम कर गया तो कितना बचा 100 जूल। तो एग्जाम्पल के लिए ये सारा चीज बोल रहे हैं। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है। इस और सब स्थिति में -p रहेगा, और ये घूर्णन के दौरान कार्य कितना रहेगा 0 + p 2p, 270 पे p, 360 पे 0 पढ़े ना जी। और ये अंतिम वाला होता है, इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये 3 केस 180 डिग्री तक हुआ है, 270 और 360 ले लेते हैं आगे। तो ये जितना पीछे आपने पढ़ा है उसी से संबंधित है। अब आइए 3 हो गया है, 4 नंबर में हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र हो गया E, और अब 270 मतलब इस तरीके से घूम गया जी। थीटा का वैल्यू कितना लेना है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री लेना है। तो इस स्थिति में आपने बोला कि स्थितिज ऊर्जा तो सर वही रहेगा। अब कार्य बताइए,
तो सर 0 से 90 पी ई 2p, अब 2 में से घट गया तो p ना बचा जी। याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर कितना बचेगा p, तो एक p में से एक p घट जाएगा, प्लस p में से माइनस p घट गया तो वर्क डन कितना हुआ, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ 0। आप यहाँ लिख लेंगे कि ई क्या निकाल दिए हैं, तो कार्य कितना डिग्री पे 270 पे, 270 पे वर्क डन कितना आया था, तो सर p आया था। ओके, किस में, प्लस में, तो प्लस में से माइनस गया 0। अब आइए कितना पे जी, तो सर 360 पे, मतलब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता यही है और द्विध्रुव आघूर्ण यही है, मतलब ई थीटा कितना 360 डिग्री। कुछ नहीं करना है, ये कितना होगा पीई वर्क डन 360 डिग्री में कितना होता है, तो आपने बोला कि सर 0 होता है, तो इसका एनर्जी कितना बच जाएगा, पी बच जाएगा। पहले ही बता चुके हैं कि 0 पर 360 पे क्या होता है, तो बिल्कुल एक समान होता है। तो यही आपका डाटा है। याद करने का तरीका ये है, इस लिस्ट को बनाइए, एक दो बार ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इसको लिख लिया जाए, चलिए लिख लिया बालक, हो गया। तो आज हमने क्या सीखा जी, तो आज हमने सीखा कि सर किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है और उसको घूर्णन कराया जाता है, तो उसके पास कितना ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा संचित होता है, इसका व्यंजक आज हमने प्राप्त किया। तो हमने पढ़ा कि सर जितना वर्क डन करेगा, जितना वो कार्य करेगा घूमने में, वही उसका स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। ओके, तो इससे संबंधित शुरू से क्लास 1 से जितना संबंधित प्रश्न है हम लोग करते आ रहे हैं। आप लाइव क्लास के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल सारा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आपका काम ये है कि जितना थ्योरी पढ़ाया जाता है बेहतर तरीके से पढ़ें और बाकी जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो हम लोग लाइव क्लास में कर रहे हैं। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।